वंदना जी, नमस्कार। वंदना जी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आ चुकी हूँ। नमस्कार सुनीता जी। शुक्रिया। माफ़ी चाहूँगी, बीच में फ़ोन आ गया था। धन्यवाद वंदना जी। 4 साथी दिखाई दे रहे हैं, 4 लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अटूट बंधन और वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसादी समय में आपने अटूट बंधन पर मुझे आमंत्रित किया। पूनम आनंद जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले अटूट बंधन के माध्यम से सड़क हादसों में निरंतर काल का ग्रास बन रहे मजदूरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये बहुत ही दुखद समय है कि जब निरंतर विस्थापन की पीड़ा झेल रहे मजदूर जो हैं वो सड़कों पर, मैं उन्हें शहीद कहती हूँ कि वो हमारी व्यवस्था के मारे हुए ये मजदूर लोग शहीद हो रहे हैं। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उन सभी मृतक मजदूरों को जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना खून पसीना बहाया। आज वही सड़कें, आज वही व्यवस्था के काल का ग्रास बन रही हैं, सड़कें खूनी हो रही हैं। तो एक बहुत दुखद समय है मेरे लिए। मैं बहुत मन से नहीं जुड़ पा रही हूँ, खुद को साहित्य से जोड़ नहीं पा रही हूँ। आप सभी को नमस्कार। चंद्रिका त्रिपाठी जी, वंदना गुप्ता जी, ओम शप्रा जी, पूनम आनंद जी, नूतन डिमरी गरोला जी, अमर नरोला जी, रुचिका जी, आप सभी को बहुत बहुत, डॉक्टर अलका सिंह जी, आप सभी को नमस्कार और अटूट बंधन पर आप सभी का स्वागत है। वंदना जी का आदेश है कि स्त्री कविता पे कुछ बातचीत की जाए। मैं मूलतः स्त्री कविता पर ही बात करूंगी आज, और आधिकारिक तौर पे नमस्ते वसुंधरा जी। पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं आलोचक नहीं हूँ, इसलिए मैं जो भी बातचीत करूँगी अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया के तौर पे ही यहाँ पे दर्ज करूँगी। असहमतियों का स्वागत है। मैं अपने कस्बाई, हेलो नताशा, अपने कस्बाई शहर में जो उपलब्धता है पुस्तकों और पत्रिकाओं की, जिनके माध्यम से मैंने स्त्री कविता को जाना, कुछ पुस्तकों के आधार पर स्त्री कविता को जितना जाना, कुछ पत्रिकाओं के स्त्री कविता विशेषांक को पढ़ करके स्त्री कविता को जितना मैंने जाना, मैं उस पर आप सबके बीच आज अपने विचार रखने की कोशिश करूँगी। और जब मैं स्त्री कविता के इस पूरे कैनवास को देखती हूँ तो 2010 के बाद की जो स्त्री कविता है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े फलक को घेरती है। 2010 के बाद कविता में अगर मैं कहूँ कि एक क्रांति आई स्त्री कविता लेखन में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्ते नूतन डिमडी गरोला जी। मैं 2010 के बाद की स्त्री कविता पे बात करूंगी। अपने नमस्ते उपासना, अपने वरिष्ठों पर बात करने की मेरी क्षमता बिल्कुल नहीं है।
मैं उन पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। उन पर बात करना, उनकी कविता पे बात करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए वरिष्ठ क्रम जो है गगन गिल जी, अनामिका जी, सविता सिंह जी, कात्यायनी जी, निर्मला पुतुल जी, अजंता देव जी, अनीता भारती जी, निर्मला जैन जी, ये जो हमारा वरिष्ठ क्रम है स्त्री कविता का, इन पर बहुत काम हुआ है, पढ़ा लिखा जा रहा है। इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। नमस्ते वीना अमृत जी। तो मैं इन पे बात नहीं करूँगी क्योंकि उसके बाद की कविता की जो भूमि है, जो मेरे लेखन के समानांतर चल रही थी, मैं उस पे बात करूँगी और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ थोड़ी सी ईमानदारी से अपनी बात रख सकती हूँ। मैं बड़ी विनम्रता से एक बार पुनः आप सबके बीच अपनी बात रखते हुए ये कहूँगी कि मैं आधिकारिक तौर पे आलोचक नहीं हूँ। मेरी सीमाएं हैं, मेरी पठनीयता की सीमाएं हैं। मुझे अपनी नौकरी, अपने घर के कामों के बाद जो समय मिलता है उसमें थोड़ा बहुत लिखती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ और उसी के आधार पे मैं बात करूँगी। तो जब मैं पूरी स्त्री कविता को देखती हूँ, पूरी स्त्री कविता को पढ़ती हूँ, तो मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण देखी के बाद कि फेसबुक के आने के बाद स्त्री कविता में एक बड़ी क्रांति आई। आपको नमस्ते संजय, नमस्ते, आप सभी का स्वागत। अनीता वर्मा जी, जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रकला दी। मैं चाहूँगी कि आप लोग नाम जोड़ें, खास तौर पे किरण जी नमस्कार। मैं सुनीता जी से चाहूँगी, आप बहुत पढ़ती हैं और बहुत आपके पढ़ने का रेंज बहुत ज़्यादा, मैं मुग्ध हो जाती हूँ आप पे। तो जहाँ कहीं अगर कुछ नाम छूटे तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। 2010 के बाद स्त्री कविता के लिए एक खिड़की, फेसबुक एक खिड़की खोलता है। मैं खुद कहती हूँ कि अगर फेसबुक ना होता, सोशल ये माध्यम ना होता, तो शायद हम सब की कविताएं जो हैं वो डायरी के पन्नों में ही रह जाती। हमारे पास बड़ा स्पेस नहीं था। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर मैं बात करूँगी। फेसबुक ने कविता का एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ सारी चीज़ें सार्थक नहीं हैं। तो जीवन में मुझे लगता है कि हर चीज़ के दो पक्ष हैं, सार्थक और निरर्थक। स्त्रियों ने फेसबुक का प्रयोग बहुत सार्थक किया। मैंने इसी फेसबुक के माध्यम से अपने तत्कालिक लेखन में जो है अंजू शर्मा को पढ़ा, वसुंधरा पांडे को पढ़ा, कुछ कविताएं पढ़ी। आप इन कथा कहानी दोनों में साथ चलती हैं। जो है मृदुला शुक्ला जी को मैंने पढ़ा, बाबूशाह को पढ़ा, लवली गोस्वामी को पढ़ा, हेमा दीक्षित को पढ़ा, जी बिल्कुल, हेमा दीक्षित को पढ़ा, वंदना वाजपेयी को पढ़ा, मैंने पूनम अरोड़ा को पढ़ा। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको मैंने फेसबुक के माध्यम से जाना सबसे पहले। फिर धीरे धीरे जो है प्रिंट मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में और किताबों के माध्यम से मैंने जाना। 2012 में जब मैं फेसबुक पर आई तो मैंने निरंतर देखा कि स्त्रियां जो थीं वो खूब कविताएं लिख रही थीं। तो सबसे पहली जो बात है कविता लेखन के संदर्भ में, कविता व्यक्ति के अंतर्भावों का उद्वेलन है। जब तक कोई विषय आपको उद्वेलित नहीं करती है, आपके मन को मथती नहीं है, तब तक कविता जो है वो बाहर नहीं आती है। कई बार ये होता है कि तत्कालिक मुद्दों पर ढेर सारी कविताएं लिखी जा रही हैं, फटाफट कविताएं लिखी जा रही हैं, कविता किसी घटना का इंतजार कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी रची जाने वाली भी प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल सुनीता जी, मैं सहमत हूँ। मैं उसकी ताकत पे ही बात कर रही हूँ कि आज यदि हम आमने सामने हैं और इतनी बड़े समूह को जान रहे हैं, तो इसमें फेसबुक की सबसे सार्थक भूमिका है। और फेसबुक ने हमें एक दूसरे से जोड़ा और ये फेसबुक की ही ताकत थी। अभी अनामिका अनु मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, बहुत संभावनाशील कवियत्री हैं। मैं इन्हें हंस के दलित विषयांक पे मैंने पढ़ रही थी। तो हम सब जो है निरंतर एक दूसरे को जान और समझ पाए इस माध्यम से। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि जो तात्कालिक घटनाओं पे लिखी जाने वाली कविताएं हैं या फिर तुरंत की जो कविताएं हैं, ये कविताएं प्रभावशाली हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। प्रभावशाली तभी होंगी जब इसको बहुत सीज करके,
कवि ने लिखा होगा, उसे अपने अंदर सिझाया होगा। हम सब स्त्रियां जो हैं निश्चित तौर पर रसोई से जुड़ी होती हैं। मैं तो बहुत ठेठ औरत हूँ। चावल पकाने से पहले हम उसको साफ़ करते हैं, उसको बीनते हैं, उसको धुलते हैं, हम अदहन तैयार करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तब चावल जो है हम पकाते हैं। कविता की जो रचना प्रक्रिया है, ठीक यह भी वैसी ही। जब तक आपके अंदर वो सीझेगा नहीं, जब तक वो आपके अंदर उबलेगा नहीं, जब तक आप उस पर निरंतर जो है आत्ममंथन आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक कविता एक मुकम्मल कविता नहीं बन सकती है। कुछ भी लिख देना कविता नहीं होता है। रही बात मुक्त छंद में, तो मैं से निराला को मैं याद करती हूँ। निराला बहुत पहले ही कह गए कि मैंने मैं शैली अपनाई। तो मुक्त छंद की कविता में सहूलियत होती है कि हमारे पास कहने की मैं शैली होती है। हम अपनी मैं शैली में जो है कविता की बात करते हैं। 2010 के बाद जब मैं कविता में आगे बढ़ती हूँ, आप सबको पढ़ते हुए, मेरे साथ बहुत सारी मेरी समकालीन कवित्रियाँ मित्र यहाँ जुड़ी मुझे दिखाई दे रही हैं। हाँ नूतन जी, मैं उस पर बात करूँगी कि फूल पत्ती वाली बात, मैं उस पर बात करूँगी आपसे अभी जल्दी, वो मेरे पॉइंट्स में नोट है। 2010, 11, 12 के बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपनी तमाम समकालीनों को जब मैं पढ़ती हूँ, तो मैं कुछ बिंदु मेरे सामने होते हैं। कविता का कौन लोग लिख रही हैं कविताएं। एक महानगरीय स्त्रियां थीं जो महानगरों में रह के कविता लिख रही थीं। एक कस्बाई शहरों में रहने वाली स्त्रियां थीं। लेकिन अभी तक मुझे गांव से या बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से स्त्रियां कम दिखाई दे रही थीं। धीरे धीरे उसमें जो है आदिवासी क्षेत्र से कुछ नाम जुड़ते हुए दिखाई दिए, जिनमें मैं ख़ास तौर पे 3 नाम लेना चाहूँगी जिनको मैं पढ़ पाई हूँ। उस पर जशंता करकट्टा, पूनम विश्वकर्मा वासम और जमुना बीनी कादर, ये 3 नाम जो हैं आदिवासी क्षेत्र से जो जल जीवन और जंगल की बात करते हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण नाम हैं। और महानगरों से मेरे पास शायद मैंने कहीं नोट किया, मैं लगातार इस पे काम कर रही हूँ। महानगरों से जो कुछ नाम आए, दिल्ली जब राजधानी है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली से बहुत सारे नाम होंगे, तो कुछ नाम मेरे सामने आते हैं जिसमें शैलजा पाठक, अनुराधा सिंह, रश्मि भारद्वाज, ज्योति चावला, अंजू शर्मा, मृदुला शुक्ला, अभी एक जयश्री सिंह जी हैं लिख रही हैं, योगिता यादव, रुचि बल्ला, लवली गोस्वामी, पूनम अरोड़ा, शुभम श्री, अपर्णा अनेकवर्णा, सोनाली मिश्र, अनुपम सिंह, आभा बोधिसत्व, ममता पांडे, आशा पांडे, वंदना वाजपेयी, उमा। थिएटर से 3 नाम जुड़ते हैं जिनमें उमा झुनझुनवाला हैं, विभा रानी जी हैं और विभा रानी, इसके बाद असीमा भट्ट जी। ये 3 नाम जो मैंने देखा कि ये थिएटर पर भी थिएटर में भी इन लोग ये काम कर रहे हैं और कविता में भी इनका हस्तक्षेप है। तो एक ये भी समुदाय था। थिएटर से जब कविता में आते हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ों को समझने की जो समझ होती है वो थिएटर पे काम करते हुए एक बहुत गहराई तक जो है समझ बनती है। इसको मैंने देखा इनका विभा रानी जी का संग्रह जो था समृत पढ़ते हुए, मेरे पास यहीं कहीं होगा, विभा रानी जी का संग्रह जो है समृत पढ़ते हुए मैंने देखा कि कैंसर सर्वाइवर किस तरीके से जो है जीवन की जंग लड़ता है और उसे इस दर्द को भी उत्सव में बदल देता है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने जो मैं बात कर रही हूँ उनमें अपनी समकालीन जो महानगरीय कवित्रियाँ थीं, मैंने नाम लिया, उनमें जितने भी नाम थे उनके साथ बार बार आरोप लगती हैं कि ये तो महानगरों में स्त्रियाँ लिख रही हैं, तो ये तो सारी की सारी जो हैं एसी में बैठ के लिख रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी महानगरीय जो कवित्रियाँ हैं उन पे बात करूँगी। अभी नूतन जी ने यहाँ लिखा था कि फूल पत्ती कविता या फिर स्त्रियां हैं तो विमर्श का एक सुरक्षित दायरा ले लिया है और उसी विमर्श के सुरक्षित दायरे में लिख रही हैं। तो स्त्री कविता ना तो फूल पत्ती कविता है और न ही विमर्श के दायरे का कोई घेरा है। दरअसल मैं जब पूरी कविता देखती हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं इसके लिए बिल्कुल अपने देश शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि पितृसत्ता की छाती पर
धान कूटती हुई ये स्त्रियां हैं जो एक साथ लगातार अपनी कविता से वार कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें वार करने से मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पुरुषों को काट छांट देंगी, मार काट डालेंगी और अब एकदम स्त्रियों का ही साम्राज्य हो जाएगा। नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, कूटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम जिस अनाज को कूटते हैं उससे छिलके दूर बाहर होते हैं, अनाज साफ होता है और फिर उसके बाद एक नए प्रयोग में वो अनाज आता है। ठीक उसी तरीके से स्त्रियों ने अपने कविता के माध्यम से जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि उसने सवाल करना सीखा। जो स्त्रियों की एक कोई भाषा अपनी नहीं थी, जिनके पास अपनी दृष्टि नहीं थी, चीज़ों को निरंतर वो अपने पिता, अपने भाई, अपने बाप, यहाँ तक कि मैं माँ को भी मानती हूँ कि माँ भी हमारे साथ कई बार जो है वो बिल्कुल पितृसत्तात्मक व्यवहार करती है और हमें उसी की तरह से गाइड करती है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि स्त्रियों ने अपनी भाषा विकसित की और सवाल करना सीखा। स्त्री कविता 2010 के बाद जो है एक समकालीन हिंदी कविता में सवाल बन के पैदा होती है और वो पूछती है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। अस्तित्व बोध की जो एक परिकल्पना जो शुरू हुई वो 2010 के बाद की कविताओं में, स्त्री कविता में देखा जा सकता है। इसकी सबसे जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो ये है कि स्त्रियों ने अपने कविता के माध्यम से सवाल खड़े किए। स्त्री कविता समकाल में सवाल है, तो इसे कैसे कमतर आप मान सकते हैं? भाई, फूल पत्ती कविताएं स्त्रियां लिख रही हैं तो क्या पुरुष नहीं लिख रहे हैं? कमज़ोर कविताएं वहाँ भी हैं। कमज़ोर कविताएं यदि यहाँ हैं तो आज 50-60 के संख्या में स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं। अभी युद्धरत आम आदमी का विपिन चौधरी जी के संपादन में, विपिन जी बहुत ही सशक्त कवयित्री हैं और हरियाणा के समाज का चित्रण उनकी कविताओं में, बहुत यथार्थ चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। वहाँ 49 कवित्रियाँ दर्ज होती हैं। ज्ञानोदय का स्त्री कविता विशेषांक आता है। सृजन लोक का स्त्री कविता विशेषांक आता है जहाँ 50 कवित्रियाँ दर्ज होती हैं। तो लबोलुआब ये है कि 50, 60, 70 की संख्या में वर्तमान समय में वरिष्ठ क्रम को यदि हम छोड़ दें तो स्त्रियाँ कविताएं लिख रही हैं। आवाज़ अपनी बिल्कुल, हाँ, अपनी पीड़ा को उन्होंने आवाज़ दी। फिर निरंतर कहा गया स्त्री कविता पर जो आरोप लगे, दूसरा आरोप फूल पत्ती कविता के बाद कि यहाँ रुदन बहुत है, स्त्री कविता रुदन है। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि आप कहते हैं कि बहुत सही मूल्यांकन नहीं हुआ महादेवी वर्मा जी की कविताओं का, उन पर भी लगा कि उनकी कविताएं विलाप हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि रुदन की बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी महादेवी जी के ही साथ, जब महादेवी जी ने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कलती मिटा चली। तो महादेवी जी ने लिखा कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर लेंगे क्या तुम्हें यह मोम के संजन बंधन सजीले। और श्रृंखला की कड़ियाँ लिख करके उन्होंने बता दिया कि वास्तव में वो स्त्री मुक्ति की किस अवधारणा को मानती है। अगर आप मीरा की बात करें, मीरा ने भी समकाल में विद्रोह किया, राजसत्ता के विरुद्ध, सामंती समाज के विरुद्ध। तो स्त्री कविता तो विद्रोह का दूसरा नाम ही है। और समकालीन कविता जो है स्त्री कविता, इसमें विद्रोह की आवाज़ बहुत तीव्र है, जिसको कि बार बार मैं अभी कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखूंगी। आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ पसंदीदा जिनको मैं पढ़ती हूँ, मुझे जो लगता है कि हाँ ये कविताएं मुझे अपील करती हैं, उनकी कविताओं का उदाहरण भी दूंगी। एक चीज़ पे मैं और बात यहाँ रखूँगी आप लोग के सामने कि स्त्रियों को एक एकाकी बहुत ज़रूरत है, स्त्री एकाकी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है बिहार में पटना में उषा किरण खान द्वारा चलाया जाने वाला आयाम ने स्त्री लेखन को एक बड़ा आयाम दिया। वहाँ से नताशा बहुत सशक्त ढंग से स्त्री कविता में अपना हस्तक्षेप दर्ज कर रही हैं। वहाँ से भावना सिन्हा जी हैं, सुमन सिन्हा जी हैं,
ये निरंतर कविताएं और स्त्रियां गद्य में पद्य में निरंतर काम कर रही हैं वहाँ पे। तो अगर हम अपने साथियों को, अपने आसपास के स्त्रियों को जोड़ सकते हैं और निरंतर उन्हें हम अनुप्रेरित कर सकते हैं, तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। ये भी हमारा दायित्व है, केवल कविता लिखना ही हमारा दायित्व नहीं है। मैं आपके सामने कुछ कविताओं पे बात करूंगी। मैं पढ़ना भी चाहूँगी उन कविताओं को। खासतौर पे समस्तीपुर बिहार से जो सबसे पहली मैं कविता पढ़ूंगी, उपासना बहुत सशक्त कवयित्री हैं। उपासना खूब पढ़ती लिखती हैं और उपासना की कविताओं में ठहराव है, गहराई है, अनुभूति की सघनता है। उपासना की कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं सुना रही हूँ। जब तक अमर बेल सी उग आती है तुम्हारी यादें, जब तक अमर बेल सी उग आती हैं तुम्हारी याद, और मैं हर बार भूल जाती हूँ अमर बेल की जड़ें नहीं होती। जिस पेड़ पर पनपती हैं उसी की सिराओं का रस पीती हैं, जैसे हर बार तुम्हारी याद सोखती है थोड़े से मेरे प्राण। इस कविता में देखिए कि किस तरीके से स्त्री की अनुभूति है कि तुम्हारी याद सोखती है थोड़े से मेरे प्राण। प्रेम करते हुए वो शिकायत करना भी जानती है। एक छोटी सी कविता है स्पर्श। छू लेना इतना जरूरी नहीं, छू लेना इतना जरूरी नहीं, जब दिल बोलते हो एक ही भाषा, छू लेना तब बेहद जरूरी है। जब बिगड़ जाता है व्याकरण, उलझ जाता है तजुर्बा। स्त्रियों पे आरोप होता है। आपने देखा कि उपासना की ये कविताओं के छोटे छोटे अंश थे और उपासना निरंतर बेहतर काम कर रही हैं, बहुत बड़ी अच्छी अनुवादक भी हैं। एक जो आरोप ये है कि स्त्रियों ने प्रेम कविताएं लिखी। वो केवल प्रेम कविता लिखेंगी या तो फिर विलाप करेंगी। प्रेम में भी राजनीति होती है और मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी राजनीति प्रेम में ही होती है। इस क्रम में मैं शैलजा पाठक को जोड़ूंगी। मैं मुग्ध हो जाती हूँ शैलजा को पढ़ते हुए, शैलजा को सुनते हुए। मैं शैलजा की कविताओं के दोनों पक्षों पे बात करूंगी। शुक्रिया आपका। शैलजा बहुत समर्थ कवयित्री हैं हमारे समय की। शैलजा के पास अनुभूति की अद्भुत क्षमता है, किंतु शैलजा एक ठहरी हुई कवयित्री है। विस्थापन की जो पीड़ा है स्त्रियों के अंदर, बार बार जो उनकी कविताओं में आता है, स्त्रियां जड़ों से उखाड़ दी जाती हैं। स्त्रियां कभी पनप, मैं कई बार सोचती हूँ कि हर बार वृक्ष की तरह पुरुष को देखा जाता है, लेकिन स्त्रियां हमेशा पौधा ही क्यों रह जाती हैं? तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बात मेरे सामने समझ में आई वो ये थी कि स्त्रियों को कभी पनपने दिया ही नहीं गया। वो जिस जमीन में उगती हैं, जिस जमीन में बढ़ती हैं, एक निश्चित समय के बाद उसी जड़ से काट दी जाती है। तो विस्थापन की ये पीड़ा जो होती है वो निरंतर उनके जीवन में बनी रहती है और वो टीसती रहती है। शैलजा विस्थापन के पीर की बहुत ही सशक्त कवयित्री है। शैलजा की कविताओं में विस्थापन की वो जो पीड़ा है वो बार बार झलकती है, लेकिन शैलजा उसके बाद भी सवाल करती है। मैंने कहा सबसे बड़ी राजनीति प्रेम में ही होती है। संध्या नवोदिता की बड़ी प्रसिद्ध कविता है सुनो जोगी, जब वो कहती हैं कि मैंने मुझसे गलती वही हुई, नहीं मैंने तुमसे चांद मांगा। मैं कुछ भूल रही हूँ लेकिन मैं भी उसके भाव आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मुझसे गलती वही हुई, मैंने तुमसे चांद मांगा और मेरे चांद पर मालिकाना तुम्हारा हो गया। अब क्या यहाँ राजनीति नहीं है? दूसरी चीज, इस क्रम में आकर देखिए शैलजा किस तरीके से सवाल करती है। शैलजा की एक छोटी सी कविता है, जाना कहीं भी बाकी याद रखना, जाना कहीं भी बाकी याद रखना कि तुमने किसी की देह का नमक खाया।
शैलजा की एक और छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगी कि शैलजा लिखती हैं, तुम्हारे देर से आने पर मैं चिंता करती हूँ, तुम्हारे देर से आने पर मैं चिंता करती हूँ, और मेरे देर से आने पर तुम सब करते हो। शैलजा ने पूरी स्त्री जीवन का, एक सशक्त स्त्री, एक सक्षम स्त्री पूरे जीवन केवल एक ही गवाही देते हुए मरती है, नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता। और सबसे बड़ी नैतिकता का पैमाना क्या है? हमारे समाज में नैतिकता का पैमाना क्या है? चरित्र की परिभाषा क्या है? बस स्त्री देह की शुचिता। वो किसी पुरुष से बोल देगी तो गई, नैतिकता ध्वस्त हो गई, वो भरभरा करके गिर गई। उसने अपने पसंद के पुरुष से बात कर लिया, उसने अपने पसंद के पुरुष से हंस के बोल दिया, उसने अपने पसंद के पुरुष के साथ थोड़ा सा समय बिताने की बात कर दी, नैतिकता के सारे ढांचे गिर गए। सारे के सारे जितने भी बनाए हुए मानदंड थे गिर गए। और अब वो स्त्री कितनी बड़ी कुलटा है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। 4 लाइन में शैलजा ने स्त्री के पीड़ा की ये सारी की सारी बातें मेरे देर से आने पर तुम शक करते हो, अपनी इस छोटी सी कविता में कह डाली। शैलजा की एक और छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हम उन्हें कभी प्यार नहीं कर पाए जो हमसे प्यार करते थे। हम उन्हें कभी प्यार नहीं कर पाए जो हमसे प्यार करते थे। हम उनके लिए मरे जिन्हें हमारे जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये शैलजा की भाषा है। समकालीन हिंदी कविता को, धन्यवाद नताशा, मैं कोशिश करती हूँ आप सबको पढ़ने की। पढ़ना अपने समकालीनों को बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं पढ़ूं जितनी भी मुझे उपलब्ध हो जाती हैं किताबें। शैलजा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि शैलजा ने समकाल में अपनी भाषा पर और अपना शिल्प तैयार कर लिया। शैलजा निरंतर लिखती है। शैलजा अपनी एक बात को अपनी कई कविताओं में दोहराती है, बार बार दोहराती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी शैलजा को छोड़ करके समकालीन स्त्री कविता में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस क्रम में मैं जो अगला नाम लेना चाहूँगी, जिनको मैं इधर लगातार पढ़ रही हूँ, मैं मोनिका कुमार जी का नाम लेना चाहूँगी। पंजाब की पृष्ठभूमि से हिंदी कविता में आई मोनिका जी, जिनकी कविताओं पे विवाद भी उठता है, विवाद भी होता है। मोनिका बहुत ही सशक्त कवयित्री है, बौद्धिक कवयित्री। आपकी बौद्धिक क्षमता पर मैं निरंतर मैं मुग्ध होती हूँ। आप गद्य में, पद्य में, अगर मैं कहूँ कि कुछ लेखिकाएँ हमारे समकालीन जो हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, जो गद्य में, पद्य में समाभ्यस्त हैं, तो उनमें मोनिका कुमार जी का नाम जुड़ता है। आप निरंतर स्त्री विमर्श पे बहुत ही बेहतरीन लेखन करते हैं। आपका पहला संग्रह 2012 में वाणी से आया था, आश्चर्यवत। उससे एक कविता है आपके संग्रह से, प्रेम में लिखी गई कविता ये भी है। आप देखिएगा प्रेम में किस तरह राजनीति होती है। जब कहा था कि प्रेम में कोई राजनीति नहीं है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो राजनीति है, मैं कहती हूँ प्रेम नहीं है। मत कहना किसी को प्यार से, मत कहना किसी को प्यार से खरगोश, तुम हो मेरे नरम खरगोश। आसान नहीं। नरम थैली जैसी देह में दिल और जिगर को समेटना, कान रखना लंबे, चेहरा जैसे प्रौढ़ स्त्री, आँख से दुनिया नापती हुई, और चुस्ती रखना चिड़िया सी, चबाना लतर पतर सावधानी से, बचना शरारती बच्चों से और शिकारी के निशाने से। यह नरम नरम जो बचा है खरगोश में, उस मासूमियत का शेष है जो कछुए के साथ दौड़ लगाने की स्पर्धा में थक कर नींद बन गई है। मोनिका कुमार को मैं इस क्रम में जोड़ूंगी, जिनके पास अपनी एक बहुत ही सुंदर भाषा है और कविता का एक बड़ा वितान है।
मेरी बहुत ही जो प्रिय कवित्रियाँ हैं उनमें अगला नाम नताशा का है, बिहार से। नताशा बहुत मेहनत करती हैं, शिक्षिका हैं, छोटी सी बच्ची है। इन सब के बाद भी नताशा निरंतर लिख रही हैं और नताशा की कविताओं में भी मैं बड़े आश्चर्य से देखती हूँ कि नताशा की दृष्टि बड़ी है। नताशा बाहर की दुनिया को बहुत ढंग से देखती है। स्त्री जीवन का जैसे आप ये होता है कि औरतें जो हैं केवल वही स्त्री विमर्श के दायरे में वही पितृसत्ता को गरियाने का एक फार्मूला बना ली है और उसी में घिसी पिटी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो मैं कहूँगी कि नहीं, धीरे धीरे स्त्रियों ने दुनिया देखना सीख लिया है और इस सीखने के क्रम में जो नाम जुड़ते हैं उसमें मैं देखती हूँ कि नताशा के पास भी वह दृष्टि है जो बड़ी साफगोई से बाहर की दुनिया को देखती है। वो चौखट से बाहर भी एक जो दुनिया है, जो दुनिया का दर्द है, जो पीड़ा है, जो स्त्री जो निर्ममता है समाज का, वो देखती है। एक कविता है नताशा की, विरोधाभास। उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी। आखिर वह पहुँचा वहाँ जहाँ सब थे झुके हुए। आखिर वह पहुँचा वहाँ जहाँ सब थे झुके हुए। उसका अकेला तन कर रहना सामाजिक नहीं था। उसका अकेला झुक कर रहना सामाजिक नहीं था। अंततः उसे झुकना पड़ा। फिर जाना उसने झुकने के फायदे। झुक कर रहने में सहूलियत थी। नीचे का पड़ा उठाने में जिसका सिर पर हाथ था उसके पांव सहलाने में आँख स्वतः बच जाती थी सच से नजर मिलाने में। नताशा से ढेर सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी हुई हैं। नताशा लिख रही हैं अभी और मुझे उम्मीद है कि नताशा निरंतर बेहतर रचती रहेंगी। इस क्रम में मैं आती हूँ जरा अपनी दिल्ली के मित्रों पे। समकालीन सब मेरे मित्र ही हैं, मैं सबको मित्र कहती हूँ, सब हम समकालीन हैं और हमें कम से कम मित्रत्व भाव के साथ एक दूसरे को पढ़ना चाहिए और खुलकर एक दूसरे की कविताओं की आलोचना करनी चाहिए। अपनी आलोचना हमें स्वतः करनी चाहिए। जब मेरी पहली किताब आई थी मन की खुलती ग्रह कविता संग्रह, जब मेरा आया सन 2015 में, और बड़े ही आदर से जब मैंने भेजा इसको श्रीष मौर्य जी के पास, श्रीष मौर्य जी ने मुझे सबसे पहले अनुनाद के माध्यम से मेरी कविताओं को दुनिया के सामने लाया था। तो मैंने बड़े ही आदर के साथ श्रीष दा को अपनी किताब भेजी और पूछा कविताएं कैसी हैं। उन्होंने कहा सोनी जी पहले आप पढ़ डालो और खुद अपनी कविताओं की आलोचना करो। यकीन मानिए मैंने अपनी किताब पढ़ी और उसके बाद से कल जा कर के मैंने निकाली, मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा खोलने की, कल जाके निकाली कि शायद इसमें से एक आध कविताएं सुना। तो अपना आलोचक सबसे पहले हम खुद होते हैं। अपनी अच्छाइयों, अपनी बुराइयों, अपनी कमियों के बारे में हम खुद जानते हैं। आलोचना को खुले हृदय से स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। आलोचना पे बहुत जल्दी निर्णय ले लेना या हताश हो जाना, निराश हो जाना, ये मैं बहुत उचित नहीं मानती हूँ। दिल्ली से बहुत सारे नाम हैं जिनमें अंजू शर्मा जी का संग्रह आया था। अभी मेरे पास यहीं कहीं था अंजू शर्मा जी का, देखिए मुझे लग रहा है कहीं रख गया। मैं उसमें से एक कविता पढ़ना चाहती थी, लग रहा है इधर उधर हो गया। कोई नहीं, अंजू शर्मा जी का, मृदुला शुक्ला जी, अंजू जी निरंतर कविताएं लिख रही हैं, मृदुला जी भी लिख रही हैं, अपर्णा अनेक वर्णा लिख रही हैं, सोनाली मिश्र जी लिख रही हैं, स्मिता सिन्हा जी लिख रही हैं, वहाँ से योगिता भी कविताएं लिखती हैं। मैंने योगिता की बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं। इधर निरंतर आप सबकी यातनाएं चल रही हैं, लेकिन सबकी किताबें मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई। धन्यवाद शेखर भाई। किताबें मुझे बहुत सारी, वंदना गुप्ता जी हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, लवली गोस्वामी, पूनम अरोड़ा, तमाम नाम हैं। और अभी अभी रश्मि की किताब आई, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया, वाणी से एक अतिरिक्त इन सारी
जो हमारी सारी महानगरी कवित्रियाँ हैं, जिसमें अनुराधा सिंह, जयश्री सिंह, शैलजा पाठक को भी मैं लूँगी, जिनको मैंने पढ़ा है। बिल्कुल वसुंधरा जी, आलोचना हमें निखारती है। इन कविताओं पे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो आरोप लगता है कि एसी में बैठ करके स्त्रियां लिख रही हैं, ये लोक की परंपरा से नहीं जुड़ती हैं, इनके पास जीवन का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष की कविताएं नहीं हैं, तो मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि लोक है क्या, पहले लोक की परिभाषा आप तय कर लीजिए कि लोक है क्या। लोक का मतलब आंचलिकता नहीं होता, लोक का मतलब गांव गिराव नहीं होता है। लोक श्रमशील समाज को कहते हैं। लोक दिल्ली में भी है, लोक मेरे आजमगढ़ में भी है। कस्बाई औरत का संघर्ष अलग है, ग्रामीण औरत का संघर्ष अलग है, कामगार औरत का संघर्ष अलग है, और उच्च वर्गीय संभ्रांत स्त्री का, कामकाजी स्त्री का संघर्ष अलग है। ये तमाम कवित्रियां अपने महानगरीय जीवन में संघर्ष कर रही हैं। ये अपनी पहचान बनाती हैं, अपना परिवार संभालती हैं, और साथ साथ अपने घर की जो गाड़ी है उसको चलाने में भी सहयोग करती हैं। इनकी सफलता को इनकी देन से जोड़ दिया जाता है। क्या ये इनका संघर्ष नहीं है कि ये इतना बड़ा आरोप लगता है कि उन्होंने जो भी पाया वो स्त्री थी, स्त्री होने के नाते पा लिया? ये आक्रोश जो है मुझे महानगरीय कविता में दिखाई देता है। जो हमारी महानगरीय संस्कृति में जीने वाली हमारी कवित्रियां हैं, बिल्कुल वंदना जी, श्रमशील समाज जो है, कामगार समाज, वहाँ महानगरों में भी कामगार स्त्रियों का संघर्ष अलग है, ऑफिसों में काम करने वाली स्त्रियों का अलग है। क्या वो उनका शोषण नहीं है? तो शोषण जहाँ भी है वहाँ लोग हैं। जहाँ श्रम करके मूल्य मिल रहा है, श्रम के साथ जीविकोपार्जन चल रहा है, तो वहाँ लोग हैं। तो इन स्त्रियों का शोषण भी कम नहीं है। वो निरंतर लड़ती हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए, और ये आवाज़ मुझे महानगरीय जो कवित्रियाँ हमारी हैं उनकी कविताओं में दिखाई देता है। वो सवाल करती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्त्री कविता ने जो सबसे बड़ी जो भाषा विकसित की वो थी सवाल करने की भाषा। उसने सवाल किया। रश्मि की इस संदर्भ में मैं एक कविता जोड़ूंगी। सबकी कविताएं पढ़ पाना इतने कम समय में संभव नहीं है। 4 लाइनें उस रश्मि की कविता की हैं। एक पुरुष ने लिखा प्रेम, बिल्कुल 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 निरंतर इसको खारिज तो करना ही होगा। अनामिका जी ने तो कहा कि स्त्री की देह कोई नाली नहीं है कि जहाँ पे आकर के आप थूक देंगे और वो अपवित्र हो जाएगी। अनामिका जी का मैंने कहीं ये पढ़ा था, ये उल्लेख अनामिका जी हमारी प्रतिनिधि कवयित्री हैं और निरंतर जो है मार्गदर्शन कर रही हैं। सविता सिंह जी कर रही हैं। निरंतर हमारी जो वरिष्ठ कवयित्रियाँ हैं वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को जो है मार्गदर्शन कर रही है। रश्मि की कविता की मैं पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करूँगी। एक पुरुष ने लिखा प्रेम, एक पुरुष ने लिखा प्रेम, रची गई एक नई परिभाषा। एक पुरुष ने लिखा प्रेम, रची गई एक नई परिभाषा। एक स्त्री ने लिखा प्रेम, लोग उसके समकक्ष का भूगोल तलाशने लगे। मतलब स्त्री ने प्रेम किया है तो वो गुनाह ही गुनाह है। स्त्री के प्रेम में पवित्रता, तमाम दुनिया भर की नैतिकता, ये प्रेम को प्रेम ही रहने दीजिए ना। प्रेम में पाने और खोने की बातें मत करिए। और रही बात कि प्रेम में राजनीति, तो मैं उससे बात कर चुकी हूँ कि स्त्रियों ने प्रेम में राजनीति की बातें भी खूब की हैं और सबसे बड़ी राजनीति प्रेम में ही है। अनुराधा सिंह का संग्रह आया, ईश्वर नहीं नीच चाहिए, बहुत ही सशक्त कवित्री हमारे समय की हैं। रुचि भल्ला का मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे। रुचि भल्ला जी जो हैं, रुचि भल्ला जी का मैं यहाँ नाम लूँगी विशेष तौर पे। रुचि के पास बहुत सुंदर भाषा है, मैं उसकी भाषा पे मुग्ध होती हूँ। प्रतीकों और बिंबों का इतना सुंदर प्रयोग, जहाँ पे कला का कोई अतिरेक नहीं होता है, वो रुचि की कविताओं में देखी जा सकती है।
मैं अपनी समकालीन एक कवयित्री हैं वसुंधरा पांडे जी, इनकी भी एक कविता मेरी प्रिय मित्र भी हैं और ये भी प्रेम में सवाल करती हैं, राजनीति करती हैं। इनकी एक कविता का उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी, उदाहरण कि स्त्रियाँ कैसे सवाल करती हैं। कविता का शीर्षक है मेरी कविता। मेरी कविता छोटी सी प्यारी सी मछली थी। मेरी कविता छोटी सी प्यारी सी मछली थी, मत्स्यावतार होने लगी है। मत्स्यावतार होने लगी है, कोई विधा कोई पात्र इसके माप का नहीं रहा। अब आप देखिए कि कविता लिखते हुए एक स्त्री ने अपने अंदर एक नए अवतार की, अर्थात अस्तित्व बोध की किस तरीके से कल्पना की और कैसे उसके अंदर जो है अस्तित्व बोध जागता है। यहाँ मैं एक नाम और लेना चाहूँगी बिहार से ही, सीमा संसार जी का। सीमा संसार निरंतर बेहतरीन और बौद्धिक कविताएं लिखती हैं। वहाँ से ही मैं तो उन्हें अपने से वरिष्ठ मानती हूँ, उम्र हो सकता है हमारे समानांतर हो, लेकिन पंखुड़ी सिन्हा जी भी बहुत बेहतरीन कविताएं लिख रही हैं। बिहार से निरंतर उनके संग्रह आ रहे हैं बोधि प्रकाशन से। मैं एक कविता सीमा संसार का भी यहाँ आप लोग के सामने रखना चाहूँगी। सीमा से भी बहुत उम्मीदें हैं, सीमा निरंतर बेहतरीन लिख रही हैं। एक स्त्री का काम पर लौटना। एक स्त्री जब काम पर लौटती है, भूल जाती है भगोने में रखे खौलते दूध को। एक स्त्री जब काम पर लौटती है, भूल जाती है भगोने में रखे खौलते दूध को। उसे याद रहती है तो बस अपनी उफनती हुई दिनचर्या। उसे याद रहती है तो बस अपनी उफनती हुई दिनचर्या। एक स्त्री जब काम पर लौटती है, वह कड़क होने लगती है। एक स्त्री जब काम पर लौटती है, वह कड़क होने लगती है, धीरे धीरे कलप लगी सूती साड़ी की तरह, जिसकी क्रीक पर टिका होता है उसका अस्तित्व। जिसके क्रीक पर टिका होता है उसका अस्तित्व। तो आप लोगों के सामने मैंने देखा मेरी सीमाएं हैं समय। लवली गोस्वामी और पूनम अरोड़ा, ये सारे नाम जो हैं बहुत बेहतरीन कविताएं ये लोग लिख रहे हैं। 6 बजने जा रहे हैं, समय भी हो रहा। अभी थोड़ी सी मुझे अपनी और भी बात कहनी है। बन्ना जी का आदेश था कि कविता भी पढ़नी है, तो मैं थोड़ा सा समेटूंगी खुद को। एक बात मैं कहना चाहूँगी। इधर मेरे हाथ एक संग्रह आया, बाबूशाह कोहली जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगी। बाबूशाह जी अलग ढंग की कविताएं हैं, हालांकि कलात्मक बहुत कलावादी कविताएं हैं और सूफियाना प्रेम की कविताएं हैं। प्रतीकों और बिंबों का एक बहुत ही गज्जिन प्रयोग है वहाँ, फिर भी बाबूशाह की कविताएं आकर्षित करती हैं। मैं आज अपने समकालीनों के साथ अपने एक वरिष्ठ पर भी बात करना चाहती हूँ। प्रतिभा श्रीवास्तव मेरे जनपद से हैं। प्रतिभा अक्सर कहती है, प्रतिभा की दीदी, मैं देखती हूँ कि कुछ कविताएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ फेसबुक पर हज़ारों लाइक्स होते हैं। एक दिन उसने मुझे एक लिंक भेजा कि एक बहुत ही कमज़ोर कविता पे 700-800 लाइक्स थे और वो बहुत दुखी थी कि दीदी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्या हमें नकार दिया जाता है। दरअसल स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति बहुत ज़रूरी नहीं है। किसने आपका नाम लिया, किसने आप पर लिखा, किसने आप पर बात की, ये स्थापना का एक अंतिम मानदंड नहीं है। समकाल में आपको चर्चा में जरूर ला देगा। हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे नाम रह जाएं और हम सब की अपनी पठनीयता की सीमा है, हम सब की अपनी सीमाएं हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रही, हम सब की पसंद और सीमाएं हैं। लेकिन फिर भी कई बार कविता की राजनीति में बहुत सारे अच्छे नाम बड़ी सफाई से काट दिए जाते हैं। मेरी एक छात्रा ने मैं कविता पहले पढ़ूंगी आपके सामने। ये कविता लिखी गई है सन 1999 का ये संग्रह है और 1999 में ये संग्रह प्रकाशित होता है। उससे पहले की कविता लिखी होगी, लेकिन आज के परिदृश्य में जब ये विस्थापन की पीड़ा हम देख रहे हैं, हम एक ऐसी अभिशप्त पीढ़ी हैं
कि विभाजन की कथाएं हमने सुनी थी, विभाजन की वो जो पीड़ा थी, वो उसकी कसक आज तक बरकरार है। अभी रूपा सिंह की कहानी हंस में आई थी, ज्योति चावला की कहानी विस्थापन के पीड़ा पे आई थी। उसका वो जो दंश है, उसकी जो पीड़ा है, आज तक हमारे साहित्य में बनी हुई है, आज़ादी के 73वें साल तक। अब सोचिए कि ये जो दूसरा विस्थापन हम देख रहे हैं, अपने देश के मजदूरों का विस्थापन, इसकी पीड़ा कब तक हमारे बीच बनी रहेगी, कब तक ये दर्द हमें रुलाता रहेगा, कम से कम अपने पूरे जीवन काल। अब मुझसे तो ये नहीं छूटने वाला है, और मुझे लगता है मुझ जैसे सभी संवेदनशील लोगों के दिल और दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलने वाली। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है देखना, बार बार मन द्रवित हो जाता है। शुक्रगुजार हैं हम अपने इन तमाम मित्रों का, जो डॉक्टर सुनीता हैं, उपासना हैं, सीताराम आर्टिस्ट सर हैं, जो निरंतर ये लोग हम लोगों को चित्र बनाने का चैलेंज देते रहते हैं, कुछ बनाओ, कुछ लिखो, कुछ करो, हम जिंदा हैं। इन चित्रों के माध्यम में बहुत भावुक हूँ इस पर। इन चित्रों के माध्यम से आप सबसे रूबरू होकर के हम जिंदा हैं। ये तो बाहर का जो दृश्य है ना, अगर ये निरंतर बना रहे तो संभवतः हम मर जाएंगे। नहीं, अब रोटियों के निवाले जो हैं, गले में जाना, जब गले में एक निवाला डालते हैं तो अब वो भूख महसूस होने लगी है जो सड़कों पे। मैं अचानक से परसों मैंने निकाली इस किताब को और पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना था। और मैंने कहा कि ये जो श्रमिकों का दर्द है इस कविता में किस तरह व्याप्त है। आप कविता सुनिएगा, मैं कवि की और संग्रह की बात, कविता सुनाने की बात करूँगी। अपनी कविताएं तो सभी सुनाते हैं, मेरी कविताएं आप लोगों ने, सब मित्र हैं, सब ने पढ़ी भी होंगी। अगर मैं नहीं भी सुनाऊंगी तो बात चल जाएगी। उनकी लड़ाई, कविता का शीर्षक है उनकी लड़ाई। दुख उनका पहाड़ है, दुख उनका पहाड़ है, वे चींटियों की तरह ढो रहे हैं अपना पहाड़। दुख उनका पहाड़ है, वे चींटियों की तरह ढो रहे हैं अपना पहाड़। वे पहाड़ में छेद भी कर सकते हैं, वे पहाड़ में छेद भी कर सकते हैं, वे पहाड़ में बना सकते हैं सुरंग, वे पहाड़ में बना सकते हैं सुरंगे, वे पहाड़ को रेत में बदल सकते हैं। कविता को सुनिएगा कि कितनी गहरी कविता ये है। दुख उनका पहाड़ है, वे चींटियों की तरह ढो रहे हैं अपना पहाड़। वे पहाड़ में छेद भी कर सकते हैं, वे पहाड़ में बना सकते हैं सुरंगे, वे पहाड़ को रेल में बदल सकते हैं। उन्होंने कई बार तोड़े हैं पहाड़, नदियों और आबादियों को रास्ता देने के लिए। सभ्यता के इतिहास में गाड़ने के लिए मनुष्य की विजय के झंडे, सभ्यता के इतिहास में गाड़ने के लिए मनुष्य की विजय के झंडे, वे लड़ते रहे युद्ध महान शासकों के सैनिक दल में, उनसे ही संभव हुआ महानायकों का विजय गान, मगर वे कभी नहीं शामिल हुए विजय के बाद। सभ्यता के इतिहास में गाड़ने के लिए मनुष्य की विजय के झंडे, वे लड़ते रहे युद्ध महान शासकों के सैनिक दल में, उनसे ही संभव हुए महानायकों का विजय गान, मगर वे कभी नहीं शामिल हुए विजय के बाद के साम्राज्यों के बंटवारे में। वे ढोते रहे पहाड़ की तरह अपनी पीठ पर, किंतु वे पहाड़ को रेत में बदल सकते हैं, पहाड़ में बना सकते हैं सुरंगे। अब उन्हें ढोना नहीं, तोड़ना है पहाड़, तोड़ना है पहाड़ सिर्फ अपनी जीत को रास्ता देने के लिए। ये कविता पढ़ते हुए मुझे आज सड़कों पर चलते हुए वो तमाम श्रमिकों के दृश्य थे जिन्होंने इस सभ्यता की आलिशान इमारतें खड़ी की, इस मानव सभ्यता की विकास यात्रा के जो मेरुदंड हैं, उनके उस दर्द को कि दुख उनका पहाड़ है। आज वो पहाड़ सा दुख सड़कों पे है। और ये संग्रह है शायद किसी दिन चंद्रकला त्रिपाठी जी का। 1999 में संग्रह आता है बसंत के चुपचाप गुजर जाने पर। ये दोनों संग्रह मुझे एक लाइब्रेरी से मिला, अपने जनपद की राजकीय लाइब्रेरी से। मैं जिज्ञासा बस ले आई, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं बताऊं कि उस अपनी पीढ़ी में आपका नाम कहीं दर्ज नहीं होता और कहीं मैं आपके बारे में नहीं पढ़ती।
दो संग्रह आने के बाद मैं आपके गद्य से परिचित थी। उस मोड़ पर मैंने आपके संस्मरणों का संग्रह पढ़ा था। चंदा उगी हो आपका उपन्यास अंश में पढ़ रही थी फेसबुक पर निरंतर। आपकी कहानी मैंने हिंदी समय पर कुछ पढ़ी थी, लेकिन मैं आपकी कविताओं से परिचित नहीं थी। और इन दोनों संग्रह की कविताओं से अभी तो मैं सरसरी निगाह से गुजरी हूँ कि इतनी मजबूत कविताएं हैं इस संग्रह में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विमर्श नहीं है, यहाँ कोई विमर्श का बना बनाया खांचा नहीं है। यहाँ समय और समाज की पीड़ा दर्ज है, लेकिन इस संग्रह की चर्चा नहीं होती है। तो बस कहना यही है इस माध्यम से इन किताबों के कि जरूरी नहीं है कि आपका समकाल में ही मूल्यांकन समग्र हो जाए, या जिनका हो गया है वही बहुत बड़े हैं। आपका वास्तविक मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी, और निश्चित लाइब्रेरियों से धूल झाड़ करके वो संग्रह निकाले जाएंगे और उन पर बातचीत होगी। इसलिए इस लड़ाइयों में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि कौन हमें याद। पहाड़ों से नूतन डिम्डी गरोला जी और एक और नाम है वहाँ से रेखा चमोली जी, जिनको मैं निरंतर पढ़ रही हूँ, बड़ी प्रतिभा कटियार जी, आप लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी। गीता गरोला, नूतन डिम्डी गरोला, रेखा चमोली और प्रतिभा कटियार जी। पहाड़ की स्त्रियों का जीवन संघर्ष आपकी कविताओं में जो है निरंतर देखने को मिलता है। और बिल्कुल सुनीता जी की कविता की तीसरी पीढ़ी ने कविता को बड़ी ताकत दी है, खासकर महिलाओं ने। बिल्कुल सहमत हूँ, और आप इससे बड़ा काम कर रही हैं। हमें बहुत उम्मीद से हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका लेख कब आएगा, आपका किताब कब आएगा। और सुनीता की पढ़ने की क्षमता पर तो मैं मुग्ध हो जाती हूँ। बिल्कुल वंदना जी, आपकी भी कविताएं बहुत अच्छी हैं। हमने साथ काम किया है गाथांतर के लिए, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी बातचीत कर ली है। कुछ बातें हों आप लोगों की तो बताएं मुझे, आदेश हो तो। वंदना गुप्ता जी की भी कविताएं मैंने पढ़ी हैं निरंतर, आप बहुत बेहतरीन। मीता दास जी, रति सक्सेना जी, आप लोग जो हैं वरिष्ठ क्रम में तीसरी पीढ़ी में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कविता में हस्तक्षेप रचा है, और अहिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए भी आप लोगों ने हिंदी कविता को समृद्ध किया है। कुछ प्रश्न हो तो बताइए वंदना जी, या फिर कविता पढ़ दूं? सुमेधा पाठक जी नमस्कार, क्या आदेश है वंदना जी? वंदना जी बताएं, कुछ कविताएं पढ़ दी जाएं। आप लोग कविताएं सुनना चाह रहे हैं या? कुछ कविताएं मैं पढ़ देती हूँ, हालांकि नई कविताएं तो मैं निकलवा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं आप लोग के बीच में ज्ञानोदय के स्त्री उत्सव अंक में मेरी कुछ कविताएं आई थी, मैं उसे ही पढ़ती हूँ। 3-4 कविताएं हैं। पहचान ईश्वर की। पिता से पहली बार माँ ने कहा, एक मूर्ति के सामने मूंद कर आंखें। शीर्षक गलत हो गया। कविता का शीर्षक है पिता। पहली बार माँ ने कहा, एक मूर्ति के सामने मूंद कर आंखें सिर झुकाओ। पहली बार माँ ने कहा, एक मूर्ति के सामने मूंद कर आंखें सिर झुकाओ। यह ईश्वर है, पालनहार। उसी दिन सामने पिता दूहते हुए गाय झटपट लिपटा रहे थे सानी पानी। बस 2 मिनट में नहा लिया, लपेट कर धोती आ बैठे रसोई में। एक कौर अग्रासन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौर, हम सभी के मुंह बाए हम ताकते उन्हें, जैसे आंगन में चिड़िया के बच्चे खोलते थे चोंच। घड़ी देखते 9:30,
पता नहीं कितने निवाले जाते थे पिता के पेट में। वह बस 4 मिनट में तैयार हो निकल जाते। हम देखते। उन दिनों हमारे ठाठ कुछ ऐसे थे जैसे धरा हो सिर पर छत्रक, मिला हो सिंहासन। भरे पेट हम जोहते पिता की बाट, भरे पेट हम जोहते पिता की बाट। जब समझ बढ़ी जाना पिता पालनहार, सिर झुकने लगा खुद ही मेरे लिए। तब से पिता ईश्वर थे मेरे लिए, तब से पिता ईश्वर थे। माँ वह हाथ जोड़ती झाड़ू के, चौकी, बेलन, चूल्हा, चाकी, जांता, ओखल, मूसल से लेकर सिल लोढ़ा तक का। वह हाथ जोड़ती झाड़ू के, चौकी, बेलन, चूल्हा, चाकी, जांता, ओखल, मूसल से लेकर सिल लोढ़ा तक का। उसके लिए सब ईश्वर थे, जबकि सब संचालित होते उसी के हाथ, सुरक्षित भी वही रखती। उसके भंडारे के सभी ईश्वर समाहित थे सूप के एक एक गांठ में। मोल लेते ध्यान से गिनती ईश्वर एक दलिद्दर दूर। मोल लेते एक एक गांठ ध्यान से गिनती ईश्वर एक दलिद्दर दूर। गलती से भी घर में दलिद्दर न आए, दिवाली के भिनसारे खेद आती डीह के पार। सब भय खाते उसके ईश्वर से, सब भय खाते उसके ईश्वर से। गलती से भी पैर लगते छूने होते 5 बार पाँव उसके ईश्वर के। समझ बढ़ी जाना सबको सहेजने वाली जतन से। कुंडा, कुठली, हांडी, पतुकी, कोने, अटारी छिपा कर रखने वाली अनाज। दुर्दिन में भी सबके भरने वाली पेट। अन्नपूर्णा महामाया ईश्वर थी अम्मा, अन्नपूर्णा महामाया ईश्वर थी अम्मा। इस श्रृंखला की अंतिम कविता है मैंने नकारा ईश्वर को। मैंने नकारा ईश्वर को, माँ दहल गई। मैंने नकारा ईश्वर को, माँ दहल गई। पिता मैंने नकारा सत्ता को, पिता मौन है। मैं नकारने के बढ़ते क्रम में पैदल चली जा रही हूँ। छूट रहे हैं साथ एक एक कर। ईश्वर की सत्ता को नकारना असंभव था, संभव हुआ। समझ के साथ जान लिया अंततः ईश्वर भ्रम था। धर्म भय मेरे समझते ही बढ़ गया है। भय का दायरा माँ का। पिता चिंतित हैं, जबर विघटन है छलनाओं का, विध्वंस संस्कारों का, टूटना वर्जनाओं का। माँ दहली है, पिता मौन है, मैंने नकारा ईश्वर। ये छोटी छोटी 3 कविताएं थी जो ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई थी। आप सभी ने मुझको सुना, इतना समय दिया। मेरी कोशिश थी, मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे, बहुत सारे नाम छूट गए होंगे, बहुत सारे ज़रूरी नाम छूटे होंगे। मेरी अपनी क्षमताएं हैं। मैं एक बार फिर कह रही हूँ आपसे, अपनी उपलब्धता के आधार पर जितना मैंने पढ़ा उस पर मैंने बात करने की कोशिश की। और पुरजोर शब्दों में आज जितनी संख्या में स्त्रियाँ समकालीन हिंदी कविता में सक्रिय लेखन कर रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, प्रतिरोध दर्ज कर रही हैं और निरंतर जो है कविता में अपनी भाषा विकसित कर रही हैं, उसको देखते हुए मैं पुरजोर शब्दों में कहती हूँ कि समकाल स्त्री कविता का स्त्री काल है और स्त्री कविता का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। कविता, और मैं बार बार कहती हूँ कि हिंदी कविता में कोई नया आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, तो बड़ी साफगोई से वक्ता टाल जाते हैं। लेकिन मैं आज कहती हूँ कि समकाल में स्त्री कविता एक आंदोलन के तौर पे खड़ी हो चुकी है और समकाल स्त्री कविता का स्त्री काल है, कविता का स्त्री काल है। आप सबने मुझे सुना। जो भी आता है, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं खुद को कवि भी बहुत नहीं मानती, आलोचक भी नहीं मानती, कुछ लिख पढ़ लेती हूँ। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, सुना, इसके लिए आभार। वंदना जी को बहुत बहुत आभार। तमाम मुझे सुन रहे मेरे मित्रों को आभार, वरिष्ठों को आभार। प्रतिभा श्रीवास्तव बनी हुई हैं, उनसे बहुत उम्मीद है हमारे जनपद से। बहुत अच्छा लिखती हैं, ठहर के लिखती हैं, लिखती रहें। अनामिका अनु को मैं पढ़ रही हूँ, अभी नई ध्यान आकर्षित कर रही हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझसे जो छूटा होगा वंदना जी अगले वक्ता को बुला करके उसको पूरा कराएंगी। ये परिचर्चा, ये चर्चा चलती रहेगी। अब मैं वंदना जी इजाज़त चाहूँगी।
इजाज़त है। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार।